हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत जो भी कक्षाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसमें हम किसी स्पेशल दिन का इतिहास कवर करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानते हैं। उस दिन कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। कौन कौन सी महान हस्तियों ने जन्म लिया, कौन कौन सी महान हस्तियां आज के दिन इस संसार को छोड़कर चली गईं, वो सब बातें कवर करते हुए उनके योगदान के बारे में बातें कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना और साथ में शेयर भी कर देना। अभी तक आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 25 सितंबर। हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इसका हम संधि विच्छेद करके देखेंगे। अंत प्लस में उदय। अंत प्लस में उदय यानी कि आपको पता ही होगा इसमें किसका उच्चारण आ रहा है, ए का, और इसमें उ का उच्चारण आ रहा है। ए प्लस में उ को मिलाए तो कैसी आप कहेंगे, ओ का आपको ध्वनि सुनाई देगी, है ना। तो अंत प्लस में उदय, तो अंत्योदय इसे हम बोल सकते हैं। अब ये अंत्योदय दिवस है क्या, इसके बारे में हमें समझना है। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक सिद्धांत था, उनकी एक फिलोसफी थी अंत्योदय की। यानी कि उनका मानना था कि अंतिम जो व्यक्ति है हमारे समाज में, उस अंतिम व्यक्ति तक भी क्या होना चाहिए, उसका भी उदय होना चाहिए, उस तक भी हर सुख सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। ठीक है। यानी उनकी फिलोसफी का मतलब केवल यही है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना। उनका विजन पूरी तरीके से समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना था। और इसी उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया, इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी, तो 2014 में शुरुआत की गई थी, जब एनडीए की सरकार बनी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी थी, जिसमें मुख्य भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रहती है। जिसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का, है ना। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, तो वो उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, आप ऐसा कहेंगे। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका है अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये राज्य मंत्री रह चुके हैं। कौन से मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे, तो ये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कब बने थे ये, 7 जुलाई 2021 को राज्य मंत्री बनाए गए थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1960 को हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, आपने नाम सुना होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं अजय कुमार मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार
संभाल चुके हैं, लेकिन वर्तमान में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कोई और हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद रॉय, पंकज चौधरी, कृष्णपाल, चारों के चारों जो व्यक्ति हैं वो चारों ही मंत्रालय में किसी न किसी मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमें जो बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है? गृह मंत्रालय में जो हैं। अगर इसमें आपने ऑप्शन टिक किया होगा नित्यानंद रॉय तो आपने अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि रामनाथ ठाकुर की बात करें, रामनाथ ठाकुर भी राज्य मंत्री हैं, लेकिन ये कौन से मंत्रालय में है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री कौन है, तो फिर नाम किसका आएगा? शिवराज सिंह चौहान का नाम आएगा, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन गृह मंत्री में अगर पूछा जाए गृह मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री कौन है, तो सभी जानते हैं अमित शाह हैं, है ना। चलिए अब हम पंकज चौधरी के बारे में बात करते हैं। पंकज चौधरी वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। और वित्त मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री कौन है? सभी जानते हैं निर्मला सीतारमण के बारे में। कृष्णपाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ये कौन से मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं? तो आप कहेंगे सहकारिता मंत्रालय। अब आप एक क्वेश्चन ये बता दीजिए कि सहकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की भूमिका कौन निभा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे देना, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके बारे में जानने के लिए। आज इनका भी क्या है? जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नाम इनका है ब्रात्य बसु। वैसे पूरा नाम इनका क्या लिया जाता है? ब्रात्य बसु राय चौधरी। एक अच्छे राजनेता हैं, एक अच्छे राइटर भी हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1969 को हुआ था। कहाँ पे जन्मे? कोलकाता में इनका जन्म हुआ। कोलकाता आपको पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो पश्चिम बंगाल में जन्मे ब्रात्य बसु राय चौधरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने। तो शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, शिक्षा मंत्री बने ये वहां। चलिए तो एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय लेखक, नाटककार, रंगमंच निर्देशक और राजनीतिज्ञ ब्रात्य बसु राय चौधरी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर इसमें आपने लिखा होगा ऑप्शन थर्ड तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन से नंबर का सम्मान है? तो आप कहेंगे दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। और सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है साहित्य की दुनिया में दिया जाता है? जो उसका नाम हम लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक बात बतानी है जो मैंने बताई है। ऐसा कहा जाता है कि 2006 में ब्रात्य बसु राय चौधरी ने अपने खुद का एक थिएटर ग्रुप बनाया था, जिसका नाम रखा इन्होंने ब्रात्यजन। ब्रात्यजन नामक इन्होंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया था। 2009 में देवव्रत विश्वास के जीवन पर आधारित नाटक रुद्र संगीत उनका एक नाटक है जो बड़ा प्रसिद्ध रहा। तो आप इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए। चलो जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जयंती से, जिनकी आज जयंती है।
ये चेहरा आप जरूर जानते होंगे, नाम इनका है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने गए हमारे भारतवर्ष में। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था। कहाँ पे? चौटाला नामक एक गांव पड़ता है। इसी वजह से इनको चौधरी देवीलाल चौटाला भी कहा जाता है ना। तो ये चौटाला गांव सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हरियाणा में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनको बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया लोगों के द्वारा, जैसे कि इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। और इनको उपाधि कौन सी दी गई? हरियाणा का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में भी इनको जाना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे थे। ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ राजनीति में भी इन्होंने अपना नाम कमाया। और आपको पता है हरियाणा में एक पुरस्कार दिया जाता है, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार। वो पुरस्कार इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है? तो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो ऑप्शन बी आपको टिक करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया? किसानों के मसीहा, यानी कि कृषि के क्षेत्र में अगर कोई बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य करेगा तो उसे जन नायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना। चौधरी लेखराम के ये बेटे थे। श्रीमती शुंगा देवी इनकी माँ का नाम था, और इनकी पत्नी का नाम हरखी देवी था। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हरियाणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। चौधरी देवीलाल अक्सर कहा करते थे कि भारत के विकास का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। जब तक गरीब किसान मजदूर इस देश में संपन्न नहीं होगा, तब तक इस देश की उन्नति के कोई मायने नहीं हैं। इसीलिए वो अक्सर यह दोहराया करते थे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पे कपड़ा, हर सिर पे मकान, हर पेट में रोटी, बाकी बात खोटी। तो ऐसे थे चौधरी देवीलाल, जिनका हम आज जयंती उत्सव मना रहे हैं। ऐसे महान राजनेताओं को हम नमन करते हैं। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। क्या नाम है इनका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कक्षा जब शुरू हुई थी तो मैंने इनके नाम का थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन वहां पर इनके बारे में ज्यादा हमने बात नहीं की थी। 25 सितंबर 1916 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। कहाँ पे जन्मे थे ये? मथुरा में जन्मे थे। तो मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी, मुगल सराय में। मुगल सराय। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? तो आप कह सकते हैं एक पार्टी हुआ करती थी जनसंघ। ठीक है ना। जो बाद में फिर जनता पार्टी के साथ में विलय हुआ उनका, और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो 1953 से लेकर 1968 तक ये जनसंघ के साथ बने रहे। एक आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज लगभग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, सभी क्वेश्चंस ऐसे ही। जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए तो ठीक है, ये इनका राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनका विचार था। एकीकृत मानववाद, लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। ये जो बाकी तीन बच गए हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इनके राजनीतिक दर्शन का भाग रहा है। ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, भारतीय जनसंघ
जनसंघ एक ऐसी पार्टी थी जो कि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के विचारों से प्रेरित हुई थी, ठीक है ना। तो उसमें नाम किसका आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो ये मुखर नेताओं में से थे जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी। और जब 1951-52 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इस जनसंघ ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे और इनके 3 कैंडिडेट जीत कर आए थे, ठीक है। तो एक तो हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्र में था, और आपको पता है 2 जीत कर आए थे वहां से, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल से। तो ऐसे थे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इनकी एक पुस्तक है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिसमें साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की गई है। हिंदी में इसे हम कह देते हैं एकीकृत मानववाद, यानी कि एकात्म मानववाद, ठीक है। तो इनकी मान्यता यही थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो ये पॉइंट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, शायद सीटेट का एग्जाम था उसमें पूछा गया हो। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सतीश धवन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, अनगिनत बार सुना होगा, है ना। तो एक बार इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन, जिन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। अगर आपने लिखा होगा श्रीनगर तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 25 सितंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पर है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इनका निधन कब हुआ था, 3 जनवरी 2002 को इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को इन्होंने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक रहे और कहते हैं कि इसरो के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे सतीश धवन। इनको फिर कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे कि भारत सरकार ने इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और ये पद्म विभूषण सम्मान इनको कब मिला भारत सरकार के द्वारा, 1981 में इनको ये पुरस्कार मिला था। तो देश की अंतरिक्ष अगर हम गतिविधियों के बारे में बात करें तो शुरुआती दौर के एक बड़े ही आप कह सकते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर सतीश धवन, जिनकी आज जयंती है। हम उन्हें नमन करते हैं। इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर लीजिएगा। और आपको पता है जब इनकी 2002 में मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु के बाद भारत के दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई की उत्तरी दिशा में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्नामकरण किया गया था। तो ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान में जरूर रखनी है, इन्हीं के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया। चलिए जी, ये भी आपने चेहरा जरूर देखा होगा, बॉलीवुड की दुनिया में एक अहम चेहरा रहा है ये। नाम इनका था फिरोज खान। फिरोज खान जो कि बॉलीवुड की दुनिया में लेडी किलर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, लेडी किलर के नाम से जाने जाते थे फिरोज खान। एक बार इनके बारे में आप क्वेश्चन बता दीजिए। लेडी किलर के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक फिरोज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1939 तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 1939 25 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 1939 में ये जन्मे थे। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बेंगलुरु में जन्मे थे। बेंगलुरु जिसे पहले हम बेंगलोर के नाम से जानते थे, और ये कर्नाटक की क्या है, राजधानी है।
27 अप्रैल 2009 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। बेंगलुरु में ही इनकी मृत्यु हुई। अभिनेता थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्होंने अच्छा काम किया था। इनकी बहुत सारी मूवीज हैं जैसे कि खोटे सिक्के, काला सोना, नागिन, धर्मात्मा, दयावान, कुर्बानी। इस प्रकार की मूवीज जो हैं वो इनके समय आपको देखने को मिलेगी। इसमें इन्होंने अभिनय किया था। हॉलीवुड अभिनेता क्लिंट ईस्टवुड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये फिरोज खान। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। यहाँ पर ये फोटो देख सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ दिखाई दे रहे हैं फिरोज खान। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। प्रफुल्ल चंद्र सेन। प्रफुल्ल चंद्र सेन वो शख्सियत थी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करती रही, है ना। तो पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। कब से कब तक रहे थे, तो 1962 से लेकर 1967 तक इनका पहला टाइम पीरियड रहा। उसके बाद में 1967 से लेकर 1968 तक इनका दूसरा टाइम पीरियड रहा एज ए सीएम। तो एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी। अगर आपने लिखा होगा 1990 देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इनका जन्म 10 अप्रैल 1897 को हुआ था। हुगली, कहाँ पर है हुगली, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जन्मे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1990 में हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक अच्छे राजनेता भी थे, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो इनके बारे में आप जान लीजिएगा। कहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इनको एक संज्ञा दी जाती थी, आराम बाग का गांधी। आराम बाग का गांधी किसे कहा जाता है, तो फिर नाम लिख देना प्रफुल्ल चंद्र सेन का, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रफुल्ल चंद्र सेन ने लगभग 10 साल से ज्यादा जेल की सजा काटी थी। तो ऐसे थे प्रफुल्ल चंद्र सेन। तो अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। नाम इनका है रुकमाबाई। ये वो किरदार है जिनके बारे में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था इनके बारे में। महान शख्सियत थी रुकमाबाई। 22 नवंबर 1864 को इनका जन्म मुंबई में हुआ और इनकी मृत्यु 25 सितंबर 1955 को हुई थी। ठीक है, इनको किस वजह से जाना जाता है। भारत की पहली महिला चिकित्सक होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। पहली महिला चिकित्सक। लगभग आपको इन्हीं का नाम दिखाई देगा, लेकिन कई बार आपको जोशी नाम से एक महिला हैं, उनका भी नाम पढ़ने को मिल सकता है। ऐतिहासिक कानूनी मामले में ये केंद्र में रही। तो एक बार थोड़ा सा आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जल्दी से बता देंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस बात पर केंद्रित था। तो महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार इससे संबंधित तो नहीं था। बाकी जो दो ऑप्शन है, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा। रुकमाबाई 1864 से आपको पता है ही है कि 1955 तक रही थी। औपनिवेशिक भारत में पहली महिला चिकित्सक होने का श्रेय इनको दिया जाता है। कानूनी मामले में ये शामिल हुई थी। और आपको पता है एक अधिनियम आया था, आयु अधिनियम 1891।
आयु अधिनियम 1891 को अधिनियमित करने में इनका भी अहम योगदान रहा। इनकी शादी के बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। इनका जो विवाह हुआ था वो 11 साल की उम्र में हो गया था। 11 साल की उम्र में कोई बच्चा ही होता है, कितनी समझ होती है ना। तो 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। उनके पति दादाजी भिखाजी, उनके पिता जो पति थे ना, उनका नाम क्या था? दादाजी भिखाजी। तो ये इनके हस्बैंड का नाम था, जो कि उस समय 19 साल के थे, और ये खुद 11 साल की थी जब इनकी शादी हुई। लेकिन ये पति पत्नी कभी साथ नहीं रहे। दादाजी भिखाजी ने अलग रहने का मन नहीं बनाया, लेकिन बाद में उनके संपर्क में आ गए जब उन्हें अपनी मां के निधन के बाद पैसे विरासत में मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें टकराव सा रहा। फिर भिखाजी ने क्या किया था, इनके पति ने मार्च 1884 में अपने वकीलों के माध्यम से उनके सौतेले पिता को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने रखमाबाई को अपने घर भेजने को कहा। तो भिखाजी ने 1885 में शादी के 12 वर्ष के बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग की थी। ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो सी है वो सही दिखाई दे रहा होगा आपको। और रुक्माबाई ने अपने पति यानी कि दादाजी भिखाजी के साथ रहने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी शादी एक बच्चे के रूप में हुई थी। और उस समय तो बिल्कुल बच्ची थी, यानी कि सहमति की आयु जो है वो क्या होनी चाहिए, तो एक सहमति नहीं बन पाई कि मुझे साथ में रहना है या नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। इस प्रकार से दूसरा और तीसरा कथन जो है वो ठीक रहेगा। पहला कथन गलत है, क्योंकि रुक्माबाई के मामले में महिलाओं की शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था रुक्माबाई के बारे में, इनको रुकमाबाई भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और रुखमाबाई भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें रुखमाबाई पूछा गया था। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं कन्हैया लाल नंदन के बारे में। कन्हैया लाल नंदन के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये भी हमारे भारतवर्ष के एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे राइटर हुए हैं, एक अच्छे साहित्यकार हुए हैं। हिंदी भाषा में इन्होंने मूल रूप से अपनी भाषाएं लिखी थी। तो एक बार इनके बारे में आप क्वेश्चन बता दीजिए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मंचीय कवि, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार कन्हैया लाल नंदन का जन्म किस राज्य में हुआ? अगर आपने इसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। कन्हैया लाल नंदन जो कि एक अच्छे कवि थे, इनका जन्म 1 जुलाई 1933 को फतेहपुर जिले में हुआ था। और फतेहपुर जिले का एक गांव पड़ता है प्रदेशपुर, फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये जो जगह पड़ती है ये कहाँ पर पड़ती है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 25 सितंबर 2010 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार जब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो लुकुआ का शाहनामा, ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो लिख देना नाम इन्हीं का, लुकुआ का शाहनामा। एक रचना इनकी और भी थी, घाट घाट का पानी। घाट घाट का पानी नामक रचना भी किसके द्वारा लिखित है? तो फिर नाम इनका भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इनके बारे में बहुत सारे महान व्यक्तियों ने अलग अलग बातें कही है, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचार भी आप पढ़ लीजिए। निदा फाजली ने इनकी बड़ी तारीफ की है। कमलेश्वर नाम के व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने भी इनकी तारीफ की। अली सरदार जाफरी और तो और इंद्र कुमार गुजराल ने भी इनकी तारीफ की। तो कन्हैया लाल नंदन की दो लाइनें में अगर आपको बताऊं तो आप सुनिए। जिंदगी की ये जिद है, ख्वाब बन के उतरेगी, नींद अपनी जिद पर है, इस जन्म में ना आएगी, दो जिदों के साहिल पर मेरा आशियाना है, वो भी जिद पे आमादा, जिंदगी को कैसे भी अपने घर बुलाना है। तो ये रचना किसकी है? कन्हैया लाल नंदन की रचना है। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। नाम क्या है इनका? SP बाला सुब्रमण्यम।
SP बाला सुब्रमण्यम की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 सितंबर 2020 को हुई थी। जन्मे थे ये मद्रास में और मृत्यु इनकी हुई थी चेन्नई में, और चेन्नई आपको पता ही है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो एक बार आप इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीपति पंडित राधुल बाल सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम था, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं SP बाल सुब्रमण्यम। तो इनके संबंध में आप बता दीजिए जल्दी से। SP बाला सुब्रमण्यम ने 15 दिसंबर 1966 को तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से गाने की शुरुआत की थी। क्या क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? तो आप कहेंगे पहला पॉइंट तो इनका ठीक लिखा हुआ है। और उसके बाद में SP बाला सुब्रमण्यम येसुदास के बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दूसरे गायक बने। तो ये बात भी क्या कहेंगे आप? कहेंगे जी हाँ, ठीक लिखा हुआ है। और थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखिए, SP बाला सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में पद्म श्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये भी ठीक है। आप कहेंगे जी हाँ, तीनों के तीनों पॉइंट ठीक हैं। अगर आपने ऑल ऑफ द अबो टिक किया होगा तो आपने अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारतवर्ष के ये अच्छे प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं। प्लेबैक सिंगर, भारत सरकार ने इनको पुरस्कारों से सम्मानित किया था, जैसे कि 2001 में इनको पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके 10 साल बाद भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन्होंने अगर बात करें, कई भाषाओं में अपने गाने गाए हैं। लगभग 5 दशकों तक ये गाना गाते रहे। तो ऐसे थे हमारे SP बाला सुब्रमण्यम, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक। पार्श्व गायक का मतलब क्या होता है? प्लेबैक सिंगर, ठीक है ना। तो थोड़ा इनके बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिए। लगभग 40,000 से ज्यादा गाने गाए इन्होंने। अब ये चेहरा भी आपने शायद ना देखा हो। नाम इनका है सुदर्शन सिंह चक्र। सुदर्शन सिंह चक्र के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। हमारे भारतवर्ष के ये क्या रहे थे? धार्मिक एवं आध्यात्मिक संत हुए थे। संत। तो एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। महान भक्त, साहित्य प्रेमी, अद्वितीय दार्शनिक और सिद्ध संत सुदर्शन सिंह चक्र का जन्म किस राज्य में हुआ? अगर आपने लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो आपने अच्छा जवाब दिया है। 4 नवंबर 1911 को ये जन्मे थे। कहाँ पर जन्मे? काशी में जन्मे थे। और ये काशी आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 25 सितंबर 1989 को हुई थी। तो थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छे राइटर भी थे, अच्छे लेखक भी थे। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर इन्होंने 80 से ज्यादा पुस्तकें लिखी थी। तो ऐसे थे महान भगत ये, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका फिर क्या नाम है? नाम इनका भी आपने सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम कहते हैं S मुखर्जी। S मुखर्जी का वैसे अगर पूरा नाम लिया जाए तो इनको हम कहेंगे सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची मुखर्जी के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कई बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सब्यसाची मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सब्यसाची मुखर्जी के पिता राय बहादुर बिजोय बिहारी मुखर्जी बंगाल प्रेसिडेंसी के महानिदेशक रहे थे। तो कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, ये बात ठीक है। 18 दिसंबर 1989 से लेकर 25 सितंबर 1990 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था इन्होंने। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है।
जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, सब्यसाची मुखर्जी को जुलाई 1968 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्या ये बात ठीक लिखी है क्या? जी हाँ, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? सब्यसाची मुखर्जी ने जून 1982 में 8वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। तो क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? जल्दी से आप बता देंगे कौन से वित्त आयोग के रूप में, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया था इन्होंने 1982 में। तो सभी ऑप्शन अगर आपने ठीक लिखे हैं तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हमारे सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। कब से कब तक ये रहे थे? तो आपको पता होना चाहिए 18 दिसंबर 1989 से लेकर 25 सितंबर 1990 तक ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहे। और कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे? तो आप कहेंगे 20वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी मृत्यु हो गई थी ना 25 सितंबर 1990 को, यानी इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी जब ये उस पद पर बरकरार थे। तो मृत्यु इनकी वैसे लंदन में हुई थी और जन्मे कहाँ थे? ये कोलकाता में जन्मे थे। एक सेकंड रुकना, जरा टाइपिंग थोड़ी सही कर देते हैं। 1927 में जन्मे थे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर आपसे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? वर्तमान वर्तमान में आपको मैं अगर बताऊं ना, तो नाम उनका है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। और वो कौन से नंबर के हैं? तो वो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, जो करंट में काम कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में। क्लियर हुआ? और ये थे 20वें, तो बहुत पहले की बात है। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट फॉलो कीजिए। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।